हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अगले चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। इनके एग्जांपल से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, विच लीड टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है ना, एंड डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन या एक किसी डिफेक्टिव जीन को ट्रीट करना, ये सारे पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसको उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन बताया। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो इसमें दो कोर टेक्निक्स आते हैं। सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA to introduce this into host organism and thus change the phenotype of the host organism. दूसरा टेक्निक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। Here, maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzymes, etc. अब देखो आप जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड्यूर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी या सुपेरियर वैरायटी की प्लांट बनाई जाए, तो मैं दो प्लांट को चूज़ करूँगा जिसके पास वो कैरेक्टर हो और उनको मैं क्या कर दूँगा, ब्रीड कर दूँगा, ठीक है। तो उनकी जो प्रोजेनी होगी ना, उनके पास वो कैरेक्टर जो हम चाहते हैं वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कई बार देखा गया कि अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। सो इसी चीज़ को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी की जब स्टडी करी गई ना, तो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं कि जो कैरेक्टर मुझे एक प्लांट या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से चाहिए होता है, वही कैरेक्टर के जीन को मैं निकालूंगा और उस जीन को मैं जिस ऑर्गेनिज्म में मैं देखना चाहता हूँ उस ऑर्गेनिज्म में मैं डाल दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो मेरा डिज़ायर्ड क्वालिटी मैं देखना चाहता हूँ या जो जीन मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ मैं उसी को ट्रांसफ़र करूँगा, और बाकी जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एडवांटेज थी जो हमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड्योर में देखने के लिए मिलती थी, जो उसका वो लिमिटेशन था। तो देखो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की एक ओवरव्यू मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना, ओके। इससे आप 99% चैप्टर समझ जाओगे कि चैप्टर का फ्लो कैसे होने वाला है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या करते हैं ना, हम किसी एक ऑर्गेनिज़म की कैरेक्टरिस्टिक मुझे पसंद आई तो उसका जीन मैं निकालूंगा और दूसरे ऑर्गेनिज़म में मैं इसको डाल दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक उस ऑर्गेनिज़म में भी आगे देखने के लिए मिल गई। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल फायरफ्लाई, जुगनू, जो रात को ग्लो करता है। अब मुझे पसंद आ गया इसकी लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, तो मैं चाहूँ कि ऐसा प्लांट बनाया जाए जिसमें प्लांट क्या करे, उसके पास भी ये सेम प्रॉपर्टी या क्वालिटी हो। तो आई विल सी दैट फायरफ्लाई के DNA में कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है इस लाइट को एमिट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस जीन को मैंने निकाला, ठीक है ना, उस जीन को मैंने बाहर काट करके निकाला। तो इसको काटने के लिए आई नीड एन एंजाइम और मॉलिकुलर सीजर, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है ना, उसको मैंने निकाला। अब क्या करना है ना, अब इस डिज़ायर्ड जीन जो मैंने DNA या जीन को जो मैंने निकाला, अब इसको मैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र अगर मैं कर देता हूँ प्लांट के अंदर, तो ये जीन जो होता है ना प्लांट के सेल के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा या उसके साथ वो रेप्लिकेशन नहीं शो कर पाएगा। तो वो तो कुछ देर के बाद वो जीन मर जाएगा, ठीक है ना। उसको कंटिन्यू उस प्लांट में रहने के लिए उसको रेप्लिकेशन शो करना होगा प्लांट के सेल के साथ, ठीक है ना, तभी वो कैरेक्टरिस्टिक को कंटिन्यू शो कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं डायरेक्टली इस जीन को डाल नहीं सकता, ठीक है ना। जिस तरीके से मस्क्यूटो पैथोजेंस को
ट्रांसफ़र करती है, वो एक वेक्टर होती है। वैसे ही यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में मुझे जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी मुझे एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो वेक्टर का काम कौन करता है? प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या होता है? प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये मेन डीएनए का या मेन जीनोम का पार्ट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है ना, जिसके पास रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना। वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन शो करता है और यह सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है ना। इसी का हेल्प हम ले रहे होते हैं और इसमें ही हम जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है इसके साथ हम लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर गम, जिसको लाइगेस बोला जाता है, और इससे बन जाता है वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायर्ड डीएनए। इन दोनों को मिलाने के बाद बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी से नाम आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं प्लांट के अंदर क्या कर दूंगा? इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है ना। अब चूँकि मैंने इसको एक वेक्टर के साथ प्लास्मिड के साथ डाला है जो रेप्लिकेशन भी कर सकता है, ठीक है ना, मतलब अपना ग्रोथ कर सकता है, 1 से 2, 2 से 3, बहुत बार सेल में वो अपना इम्पैक्ट दिखा सकता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को वो शो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस था ना, इसी को हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और आपको ओवरव्यू भी मिल गया कि किस तरीके से काटा जाता है, कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, उसको उन दोनों को अटैच करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ये सभी चीज़ें आपने इधर देख ली। 1972 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, और स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इसमें इन्होंने सैल्मोनेला टाइफिमरियम, ठीक है ना, सैल्मोनेला टाइफिमरियम का प्लास्मिड यूज़ किया था। और इस प्लास्मिड को किसके अंदर डाला था? होस्ट कौन था? ई कोलाई होस्ट था। देखो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ई कोलाई भी है और सैल्मोनेला टाइफिमरियम भी है। एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है कि प्लास्मिड किसका प्लास्मिड यूज़ किया गया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे ई कोलाई टिक करके आ जाते हैं, वो नहीं करना। आपने ध्यान रखना है बहुत क्लियरली कि सैल्मोनेला टाइफिमरियम का प्लास्मिड यूज़ किया गया था, ठीक है ना। ओके नाउ और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया, ठीक है ना, चूँकि हमने प्लास्मिड का यूज़ किया उसको डालने के लिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर से रिपीट करता हूँ। नाउ न्यू होस्ट में डालने के बाद इट कैन मेक इट्स मल्टीपल कॉपी एंड दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द ओवरव्यू। इसमें 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, introduction of the identified DNA into the host, and maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny, ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या टूल्स का यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से मैकेनिक बाइक को रिपेयर करने के लिए उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमेरेज एंजाइम, लाइगेस, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। साल 1963 की बात है, ठीक है ना। देखा गया, ठीक है, कि जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पर अटैक कर रहा होता है, सो ई कोलाई जो है ना 2 टाइप के एंजाइम्स को क्या कर रही थी? सेक्रेट कर रही थी, जो बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ उन पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। वो दो एंजाइम्स का नाम है, एक था मिथाइलेज, दूसरा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मिथाइलेज क्या कर रहा था ना, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम था जो डीएनए को देखते ही उसको काट देता था, ठीक है ना। सो बैक्टीरियोफेज का तो डीएनए को काट ही देगा। अब डीएनए के काटने की बात आए तो वो ई कोलाई को भी तो काट सकता है ना,
मतलब ई कोलाई ने एंजाइम एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिलीज़ किया। अब उसके ऊपर ही ये एंजाइम भारी ना पड़ जाए, इसके लिए वो दूसरा एंजाइम भी निकालता है, ठीक है ना। उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेस। तो ये क्या करता है ना, ई कोलाई के डीएनए, वो अपने डीएनए पर मिथाइल ग्रुप को क्या कर देता है, अटैच कर देता है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके ऊपर काम नहीं करता। अब यहाँ से 1963 को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जाना गया, ठीक है ना, और ये पता किया गया कि ये डीएनए को कट करने में हेल्प करता है। नाउ जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था HIND-2, ठीक है, एंड इट वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 years later, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट HIND-2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, ठीक है ना। नाउ और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, वो उनका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। डीएनए पर उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही वो पहचानेंगे और उन्हीं सीक्वेंस को पहचान करके उन्हीं को कट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी जा कर के कट कर देंगे। एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर आपका सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को वो देखेंगे, समझेंगे और उसी सीक्वेंस पर वो कट लगाएंगे। ओके, नाउ आज हम 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, ठीक है ना, जो विच हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर एग्जांपल EcoR1, ठीक है ना, EcoR1, ठीक है ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है EcoR1। इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना, वो जीनस को बताता है, सेकंड के 2 लेटर वो स्पेसिस को बताता है, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड लेटर है वो नेम ऑफ स्ट्रेन को बताता है, और रोमन नंबर जो है ना वो बताता है द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे EcoR1 को देख करके आप समझ सकते हैं, ई किसको बताता है, जीनस को बताता है, जो इसका जीनस है एस्केरेचिया। को किसको बताता है, सेकंड के 2 लेटर को, ये स्पेसिस को बताता है, ठीक है ना, कोलाई, ठीक है ना। आर किसको बताता है, स्ट्रेन को बताता है, इसका स्ट्रेन है RY, ठीक है ना। और जो रोमन नंबर है वो रोमन नंबर क्या बताता है, ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सो EcoR1, ठीक है ना। और इसका पूरा है नाम एस्केरेचिया कोलाई RY13। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिसको हम न्यूक्लियसेस कहते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस जो होते हैं ना, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, वो एंड तरफ से डीएनए को काट रहे होते हैं। एंडोन्यूक्लियसेस की बात करें तो वो स्पेसिफिक पोजीशन, डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन को पहचान करके वो काटने का काम करते हैं। और इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे, 2 इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो डीएनए को कट करने के लिए निकलेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी किसी भी सेगमेंट को जा कर के कट कर देगा। वो सबसे पहले पूरा लेंथ ऑफ जो डीएनए का सीक्वेंस है ना, उसको वो इंस्पेक्ट करेगा, उसका इंस्पेक्शन वो करेगा और देखेगा कि मेरा जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, वो सीक्वेंस कहाँ पे इन डीएनए में कहाँ पे वो सीक्वेंस पाया जा रहा है। तो उन सीक्वेंस को वो देखेगा, उन सीक्वेंस को वो खोजेगा और उन्हीं सीक्वेंस पे वो कट लगाएगा। फॉर एग्जांपल EcoR1 की बात करूँ, इसका सीक्वेंस होता है GAATTC, ठीक है ना। सो ये देखेगा पूरा, ठीक है, ये अच्छे से हर तरफ से देखने की कोशिश करेगा, पूरे डीएनए में लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, और जहाँ पे ये सीक्वेंस उसको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे उसको कट करेगा। और देखो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना, उसका एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये होता है ना कि ये वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे आप उसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, लेफ़्ट साइड से पढ़ो या राइट साइड से पढ़ो, ठीक है ना, वो उनमें आपको
वो सेम वर्ड ही फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, वो सेम वर्ड ही फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो मॉम, MOM मॉम, आप लेफ़्ट साइड से पढ़ो मॉम, राइट साइड से पढ़ो मॉम, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दूसरा एग्जांपल देख लो डैड, DAD डैड, लेफ़्ट साइड से पढ़ो राइट साइड से पढ़ो। मलयालम, लेफ़्ट साइड से पढ़ो राइट साइड से पढ़ो, ठीक है ना। वो सेम आपको जो लेटर्स हैं, जो वर्ड है ना, सेम वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। सो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, उनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल इको आर1 की अगर आप बात करोगे, इसका आता है 5-GAATTTC 3, ठीक है ना। अब इसका जस्ट उल्टा पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको सेम इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इको आर1 आपने इसमें देखना है, इको आर1 जो जब कट करता है ना, तो ये स्टिकी एंड फॉर्म कर रहा होता है। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप दो चीज़ को कट करोगे, ठीक है ना, जो आपका डिज़ायर्ड DNA है, उस DNA को आप जहाँ से कट कर रहे हो ना, उसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप यूज़ करोगे, वो सेम एंडोन्यूक्लियस आपको यूज़ करना पड़ेगा प्लास्मिड में भी, वेक्टर DNA में भी सेम यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट हो जाए और उनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बने। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनेगा तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल G के ऑपोजिट C होने लगेगा, तो उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। A के ऑपोजिट आपका T हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बने और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाए। ये जो इको आर1 में हमें देखने के लिए मिलता है, इसमें वो स्टिकी एंड बना रहा होता है, ठीक है ना। और जब डिज़ायर्ड DNA और प्लास्मिड जब आकर के मिलेंगे, तो वो दोनों स्टिकी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाएंगे। और इनको और ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनकी स्टिकनेस और अच्छे से वो चिपके रहें, अटैच रहें, इसके लिए हम DNA लाइगेज का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। DNA लाइगेज का भी यूज़ यहाँ पे आता है, ठीक है। गॉट इट ना। दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही पहचान करके उसको कट लगाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कट लगाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा फॉरेन DNA, जहाँ से हम डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे या जो डिज़ायर्ड DNA है उसको निकालेंगे, और जो वेक्टर DNA प्लास्मिड है, उन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट करेंगे, ताकि हमें मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखे दोनों में और दोनों आकर के चिपक जाए आसानी से, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। इस तरीके से क्या बन जाता है, हमारा दोनों को चिपकाने के बाद रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है। अब देखो, अब हमने तो DNA फ्रेगमेंट को कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इनको सेपरेट भी तो करना है, ठीक है ना। नाउ the cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragment of DNA. This fragment can be separated by a technique जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि DNA का जो फ्रेगमेंट होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। सो ये नेगेटिवली चार्ज DNA के फ्रेगमेंट जो है ना, अगर इनको मैं, ठीक है, अगर इनको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, ठीक है, तो ये जो एनोड का साइज, एनोड जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आपका टर्मिनल होता है, ठीक है ना। एनोड का मतलब होता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो DNA के जो फ्रेगमेंट जो नेगेटिवली चार्ज है, उसको वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो सबसे हल्का होगा वो सबसे आगे होगा, और जो सबसे भारी होगा वो धीमे धीमे मूव कर पाएगा, वो सबसे पीछे होगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक यूज़ करके सेपरेशन हो जाता है DNA फ्रेगमेंट का, ठीक है ना। और इसमें हम जो मैट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, मीडियम मैट्रिक्स, वो बना होता है एगारस का, विच इज़ एगारस जेल, विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सीवीड, ठीक है ना। समझ में आया ना कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो एनोड के पास होंगे, और जो भारी फ्रेगमेंट होंगे वो पीछे रह जाएंगे ना। अब ये जो सेपरेटेड DNA के जो फ्रेगमेंट है ना, इसको देखने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए हमें इसको स्टेन करना पड़ता है बाय एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, और
इसको यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं, तब जा कर के ये हमें विजिबल हो पाते हैं और ये फॉर्म करते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड। ओके, समझ में आया? नाउ द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। नाउ अब देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, देखो, प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेन डीएनए या जो जीनोम है उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसके पास अपनी अलग रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है ना, जिसको हमने प्लास्मिड कहा। ठीक है ना, और इसी का यूज़ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में करते हैं जो ऑलरेडी हमने देखा। देखो, वेक्टर के पास ना फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए। ठीक है ना, तभी वो वेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट होना चाहिए। ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, और एनी पीस ऑफ डीएनए जब इस सीक्वेंस के साथ हम इसको लिंक करते हैं ना, वो होस्ट सेल में रेप्लिकेशन शो करता है। ठीक है ना, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ठीक है ना, सो वेक्टर के पास ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना वेरी इंपॉर्टेंट। दो और चीज़ें होती है जो आपको ध्यान से समझना है, सेलेक्टेबल मार्कर एंड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि प्लास्मिड में कुछ ऐसे जो हम जिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे या जिस रिकॉग्निशन साइट पे हम कट लगाएंगे उसके पास ना कुछ कुछ ऐसी अलग से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि अगर मैं उस रिकॉग्निशन साइट पर कट लगाऊँ तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और वो प्रॉपर्टी अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। तो जब प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, जो मुझे काम करना था, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना था, ठीक है ना, वेक्टर को प्लास्मिड को कट करके मैं उसमें वहाँ पे डाल चुका हूँ। ठीक है ना, ये कैसे पता चलेगा? जब वो प्रॉपर्टी ना दिखाए, जिस रिकॉग्निशन साइट पे मैंने उसको कट मारा वहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला जो जीन था वो तो कट हो गया, वो दिखा नहीं रहा। इसलिए पता चलेगा कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो हो गया। आधी बात समझ। तो ये जो होते हैं ना, इसको मैं कहता हूँ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि जो मुझे बता पाए, ठीक है ना, जो ये इंडिकेट कर पाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है ना, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीड्यूर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरिया। अब देखो, एक हमारे पास ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर PBR322। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिखेंगे ना, और जिस साइट पे वो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे रेस्ट्रिक्शन साइट है PST1, PVU1, इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है वो है एम्पिसिलिन। अब चूंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, आप मान लो कि मुझे PST1 इस रिकॉग्निशन साइट पे, इस रेस्ट्रिक्शन साइट पे मुझे कट मारना है, तो अगर मैं ये कट कर दूंगा तो एम्पिसिलिन का जो जीन है ना, एम्पिसिलिन जो आपका रेजिस्टेंस आपका जीन है वो क्या हो जाएगा, वो तो कट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं इसको फर्दर जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होगा, अगर मैं इसको ग्रो कराऊंगा, ठीक है ना, मतलब इसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। ठीक है ना, तो अगर इसको ऐसे कंडीशन में ग्रो कराया गया, ठीक है, अगर इसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में इसको मैंने ग्रो कर दिया तो ये तो मर जाएगा ना, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ख़त्म हो गया। तो मुझे ये पता चलता है, ये मार्क करता है, ये बताता है कि हाँ, ये इस इलाके पे ये रेस्ट्रिक्शन साइट यूज़ हो चुका है। ठीक है ना, आ रही बात समझ? ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब PBR322 को समझते हैं। सबसे पहले
PST1 और PVU1, यहाँ पे कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है? एम्पिसिलिन। उसके बाद आता है EcoR1, CLAV1 और HINT3, यहाँ पे कोई आपका सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है। नेक्स्ट है आपका BAMH1 और SEL1, इसमें टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद आपका है PVU2, इसमें ROP प्रेजेंट है। ROP क्या होता है? इट कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लास्मिड। इसके बाद ब्लैंक है। इसके बाद है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक है, देन उसके बाद आ जाता है PST1, PV1 और फिर ये रिपीट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। सेलेक्टेबल मार्कर हम इसको बोलते हैं। और एक चीज़ आप समझे, सेलेक्टेबल मार्कर तो आप समझ गए, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है ना, क्लोरामफेनिकॉल, कानामाइसिन, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये इन सब को सेलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इनके कट होने की वजह से इनएक्टिवेशन हो जाता है। और इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट करने की वजह से वो इनएक्टिवेट हो गया, और इनएक्टिवेट होने की वजह से हमें पता चल गया कि ये जगह क्या हुआ था? कट हुआ था, ठीक है ना। ये जगह क्या हुआ था? कट हुआ था। और ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो वेक्टर होते हैं उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ क्लोनिंग साइट की अगर मैं बात करूँ, in order to link alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site, ठीक है ना। देखो, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना बेहतर है। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो क्या होगा? सी, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, ठीक है। द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene, ठीक है ना। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इनको क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ आप समझो कि जो रिकम्बिनेंट DNA है ना, उनका सिलेक्शन करना, ठीक है ना, उनको डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा रिकम्बिनेंट DNA है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत, अगर हम इसको एंटीबायोटिक्स के बेसिस में करें ना, मुझे किसी एक डिश में एंटीबायोटिक्स डालना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा कि कौन जिंदा है, कौन मर रहा है, किसमें वो रेस्ट्रिक्शन जीन कट गया है, किसमें एक्टिवेटेड है, किसमें इनएक्टिवेटेड है। तो ये बहुत ही एक क्यूबसम प्रोसीड्योर होता है, ठीक है ना। अब इसी का एक अल्टरनेटिव प्रोसीड्योर है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी, ठीक है ना, हम अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स डेवलप किए विच डिफ्रेंशिएट रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये जो DNA है, ये जो DNA जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, अगर इसका काम क्या होता है? देखो, अगर कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये जो प्लास्मिड है ना, ये जो बैक्टीरिया है ना, वो ब्लू कलर की कॉलोनीज बना रहे होते हैं। और वही अगर मैं इस बीटा गैलेक्टोसाइड बनाने वाले जीन को अगर कट कर दिया जाए, अगर इस सेलेक्टेबल मार्कर पर कट कर दिया जाए, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना नहीं पाएगा। इसकी वजह से कोई कलर वो बना नहीं पाएगा, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ठीक है ना। तो इससे हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिकॉम्बिनेंट DNA या जो बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया जिनके अंदर प्लास्मिड डाला गया, ठीक है ना, कैसे पता करेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट है? अगर वो रिकॉम्बिनेंट होगा तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर बीटा गैलेक्टोसाइडेस पर कट लग गया है, अब वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। वही अगर कट नहीं लगा होता तो वो कलर ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा होता, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, फिर से मैं बताता हूँ। प्लांट में, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम का एक पैथोजन होता है, ठीक है ना, जो डाइकोट प्लांट में ट्यूमर को कॉज करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। इनके पास क्या होता है? tDNA होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA होता है, ठीक है ना। तो ट्यूमर के पास क्या एबिलिटी होता है? बहुत फास्ट
रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, सेल्स को ग्रो करने की एबिलिटी होती है। सो क्यों ना इन प्लास्मिड को लिया जाए, ठीक है ना, इन प्लास्मिड को इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाए और इनके अंदर जो इनकी जो बैड इफ़ेक्ट है, ठीक है ना, जैसे कैंसरस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसको कम करके वेक्टर की तरह यूज़ किया जाए। सो टीआई प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से निकाला जाता है और यूज़ होता है प्लांट में। उसी तरीके से एनिमल में जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाला जो आपके जो वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस, उनका यूज़ लिया जाता है, ठीक है ना। इनको भी डिसआर्म किया जाता है, ठीक है ना, डिसआर्म करके, ठीक है ना, रेट्रोवायरस का यूज़ किया जाता है एज टीआई प्लास्मिड, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसके साथ डिज़ायर्ड डीएनए लिंक्ड हो करके रिकम्बिनेंट डीएनए बना करके उसको होस्ट में ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है ना। ऐसे तो हमने देख लिया, यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसको हमने देख लिया, ठीक है ना। सेलेक्टेबल मार्कर और इंसर्शन इनएक्टिवेशन को बहुत शिद्दत से, बहुत धीमे धीमे मैंने समझाया। आई होप यू गॉट दैट पार्ट, ठीक है ना। और प्लांट में और एनिमल में कौन कौन से डीएनए यूज़ किए जाते हैं, टीआई प्लास्मिड यूज़ किया जाता है प्लांट में, और ये कहाँ से लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है ना। और जो टीआई प्लास्मिड एनिमल के लिए होता है वो कहाँ से लिया जाता है, रेट्रोवायरस से लिया जाता है। अब देखो होस्ट, अब डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, उसको डायरेक्टली हम सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डीएनए को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, जो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना, ताकि डीएनए जो है ना अंदर जा सके, ठीक है ना, बैक्टीरिया के सेल वाल के पोर्स के थ्रू हो जा सके। इसमें हम क्या करते हैं, सेल को इंक्यूबेट करते हैं ऑन आइस, उसको बहुत ठंडा करते हैं, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस में हीट शॉक देते हैं, फिर वापस से उसको आइस में पुट बैक करते हैं। इससे क्या होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर हम आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं। वही एनिमल सेल में देखा जाए तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल तो प्रेजेंट होता नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं इसमें। वही प्लांट की बात करें तो इसमें सेल वॉल होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब इनके सेल को क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, ठीक है ना, जिसको बायोलिस्टिक और जीन गन कहा जाता है। और जो लास्ट मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर का यूज़ करते हैं, और जब इनको हम सेल से इन्फेक्ट करा देते हैं ना, ये रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। लास्ट मेथड क्या था, उसका नाम क्या था, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। इसमें क्या करते हैं, पैथोजन को हम जो जिस सेल में हमको ट्रांसफ़र कराना है पैथोजन के साथ उसको हम इन्फेक्ट करा देते हैं, ठीक है। सो दैट वाज देयर। इसमें हमने होस्ट के बारे में देखा, वेक्टर के बारे में देखा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने पढ़ा समझा। अब देखो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। स्कूलों में इसका एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, जिसमें देखो क्या होता है कि मुझे डीएनए को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। सो देखो डीएनए क्या है, सेल के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, बहुत और भी चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों को ना बारीकी से डाइजेस्ट किया जाता है, डीएनए को छोड़ के, ठीक है ना, सबको बारीकी से डाइजेस्ट किया जाता है और फिर निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर बैक्टीरिया से डीएनए को निकाला जा रहा है तो हम लाइजोजाइम का यूज़ करेंगे, प्लांट सेल से निकाला जाए तो सेलुलोज का यूज़ करेंगे, फंगस से निकाला जाए तो काइटिनेज का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके सेल वाल को डाइजेस्ट करने के लिए ये सब एंजाइम का यूज़ किया जाता है। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सो इन सब का डाइजेशन करके हम निकाल रहे होते हैं ना। प्यूरिफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम चिल्ड इथानॉल का यूज़ करते हैं। नाउ डीएनए को सेपरेट करने के लिए इट इज़ सेपरेटेड डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग से इसको बाहर फर्दर निकाला जा सकता है। देखो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन हमने ऑलरेडी देखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस यूज़ होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही होती है ना। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला,
ठीक है ना। हम उसको क्या करना है, हमें उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, ठीक है ना, बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को और बनाना है। इसके लिए हमें यूज़ करना है प्रोसेस विच इज़ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और DNA ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो, ठीक है ना, यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर, ठीक है ना, जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं एंड विच आर कॉम्प्लीमेंटेड टू द रीजन्स ऑफ DNA, ठीक है ना, और एंजाइम DNA पॉलीमरेज भी यूज होता है इसमें, ठीक है। नाउ इसमें 3 आपके प्रोसेस होते हैं, आपको कैसे याद रखना है, DAE, डीनेचुरेशन, एनियलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें एक पॉलीमरेज का हम यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक है ना, और चूंकि ये पॉलीमरेज का यूज़ बहुत हाई टेम्परेचर में यूज़ होता है, इसलिए हम एक ऐसा पॉलीमरेज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो हाई टेम्परेचर में भी डीनेचुर ना हो पाए, ठीक है ना, उसका नाम है टेक पॉलीमरेज, ठीक है ना। और ये कहाँ से लिया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट किया जाता है, जो कि एक बैक्टीरियम है, ठीक है ना। अब जब हमने रिकम्बिनेंट DNA बना लिया, इसको होस्ट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, वो भी हमने देखा। अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज़ टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। अब हमें लार्ज स्केल में भी तो इसकी प्रोडक्शन को करना होगा, ठीक है ना। सो इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, ठीक है ना, वेयर इन द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट active log exponential phase, and this type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yield of desired protein. To produce large quantities हम बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, large volumes 100 to 1000 लीटर्स के होते हैं। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions, temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. The most commonly used bioreactors होते हैं स्टरिंग टाइप के, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अ स्टर्ड टैंक रिएक्टर यूजुअली सिलिंड्रिकल होते हैं और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कि बायोसिंथेटिक स्टेज के होने के बाद द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। कलेक्टिवली हम इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है ना। सूटेबल प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है और डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है। और अगर वो ड्रग होगा तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स अंडरगो करते हैं, ओके। सो दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत बारीकी से और बहुत डेप्थ में हमने चीज़ों को कवर करा, ठीक है। एंड तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में।